बिहार को क्यों दो टुकड़ों में बांटना? कि राज्य मांगना अगर अपराध है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें मिथिला राज्य चाहिए, बिहार में हमें नहीं रहना है, बिहार एक फेक राज्य है, फॉल्स राज्य है और बिहारी हम लोग नहीं, ये खुलेआम हम लोग कहते हैं कि हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। और अगर ये कहना अपराध है तो कहे, गिरफ्तार करके दिखाए, हिम्मत है तो गिरफ्तार करें नीतीश कुमार, हिम्मत है तो भारत सरकार गिरफ्तार करे हमें। अरे भाई हमें पटना नहीं जाना है, हमें हमारे जिला में, हमें हमारे दरभंगा में, हमें हमारे पूर्णिया में, हमें हमारे सहरसा में सही शिक्षा चाहिए, सही इलाज चाहिए, सही से विकास चाहिए, इसलिए हम अलग राज्य की मांग करते हैं। आप मगध और भोजपुर कल्चर के मामले में आप अगर देखेंगे, आप माने या ना माने, माने या ना माने, सब मानते हैं, कल्चर के मामले में मिथिला इन तीनों संस्कृतियों से सबसे आगे है। सबकी संस्कृति अच्छी है लेकिन हम सबसे बेस्ट हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं दरभंगा में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप जी और उदय जी। एमएसयू के आप जो हैं फाउंडर हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इन लोगों की मांग है मिथिला जो है अलग राज्य बने। तो सबसे पहला सवाल और अहम सवाल, बिहार को क्यों दो टुकड़ों में बांटना? देखिए भारत में क्या है, यही एक बड़ा सबसे बड़ा है कि भारत में हमारा जो इंडिया है, इंडिया जिसे भारत हम कहते हैं, उसका जो डिफिनीशन है संविधान में, उसकी जो परिभाषा लिखी गई है उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब राज्यों को मिलाकर जो समूह बनाया गया है, बहुत सारे राज्य मिलकर जो समूह का, जिस समूह का निर्माण हुआ है उसका नाम भारत है। और अगर भारत में अभी मान लीजिए 28 राज्य हैं और एक राज्य और अगर बन जाएगा कोई मिथिला राज्य, तो इससे भारत कमजोर नहीं होगा। तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि बिहार भाई हमारे देश में स्टेट सिटीजनशिप नहीं ना है, हम बिहार के नागरिक नहीं ना हैं, हम नागरिक किसके हैं? भारत के नागरिक हैं। जब हम भारत के नागरिक हैं और स्टेट आज अगर मिथिला बन जाएगा तो भी हम भारत के नागरिक रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम बार बार कहते हैं कि बिहारी आइडेंटिटी से हमारी पहचान ना आज से 100 साल पहले थी ना अभी है, हम मैथिल हैं। बिहार कब बना? 1912 में बना, 1900 भंग करके बिहार बनाया गया। बिहार एक फेक और फॉल्स आइडेंटिटी है, 3-4 संस्कृतियों को मिलाकर जबरिया ब्याह किया गया। जब हमारे यहाँ कहा जाता है मिथिला में जबरिया शादी, तो बिहार में मगध, भोजपुर और मिथिला की संस्कृति को मिलाकर एक फेक और फॉल्स स्टेट बनाया गया जिसका नाम है बिहार। और जब से बिहार बना तब से क्या हुआ? दुर्दीन हमारा शुरू हो गया। जब बिहार नहीं बना था हम बहुत समृद्ध थे, या उस समय हम लोग समृद्ध होने के कगार पे थे यहाँ पे, लेकिन बिहार बनने के बाद क्या हुआ वो देख रहे हैं आज हमारे यहाँ की क्या स्थिति आ गई है। तो ये लोगों को यह समझना होगा कि अलग राज्य बनने से देश का बंटवारा नहीं होता है, बल्कि देश और मजबूत होगा। और हमारे देश में स्टेट सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए बिहार का टुकड़ा करना या बिहार से अलग होना क्या है भाई? हम बिहारी आज से 1912 से पहले बिहार का कोई अस्तित्व था क्या? बिहार नाम का कोई पहचान था क्या? 1912 में बिहार बना ना, लेकिन मिथिला तो हजारों साल पहले था। रामायण में जाइए, महाभारत में जाइए, हर जगह मिथिला का जिक्र है और आगे भी मिथिला राज्य हम बनाएंगे। एमएसयू के पेज पर एक पोस्ट था जिसके कमेंट में मैंने पढ़ा कि किसी ने कमेंट किया, किसी व्यक्ति ने, कि एमएसयू के जो लोग हैं ये बिहार के जिन्ना हैं। जैसे भारत को दो टुकड़ों में बांटने का काम किया जिन्ना ने, वैसे ही एमएसयू वाले जो हैं बिहार को दो टुकड़ों में बांट करके जिन्ना वाला काम करते हैं। बेवकूफ़ है, उनको मालूम ही नहीं है कि देश क्या है। अब मैंने पहले भी कहा है कि ये मिसकंसेप्शन है कि बिहार एक, अगर जो ऐसी बात कह रहे हैं उनको ये लगता है कि बिहार एक देश है। क्या बिहार एक देश है क्या? हम तो बार बार कहते हैं कि बिहार एक राज्य है और जिन्ना ने एक अलग देश का निर्माण करवाया। हम एक अलग राज्य की बात कर रहे हैं जो संविधान के अनुसार जो है जायज़ है। भारत का संविधान कहता है कि आप राज्य की मांग कर सकते हैं और भारत का संविधान ये कहता है, और साथ साथ जो भी संघर्ष करते हैं वह उनको अलग राज्य बना के भी देता है। इससे पहले 7 नवंबर को या 5 नवंबर को, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट तारीख, एक दिन में ही 7 नवंबर को ही शायद स्टेट फाउंडेशन डे था, एक दिन में 7 राज्य का निर्माण हुआ। फिर आपको मालूम है कि इसी नवंबर में जो है झारखंड राज्य का भी निर्माण हुआ था आने वाले समय में। तो एक दिन में 3 राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो अब बताइए कि झारखंड को जिन्होंने बनवाया, उत्तराखंड की जिन्होंने मांग की, क्या वो जिन्ना थे? क्या वो जिन्ना थे? अगर वो जिन्ना थे तो फिर वो झारखंड के मुख्यमंत्री क्यों बन गए? क्यों नहीं उनको जेल हुआ? क्यों नहीं उनको सजा मिला? आज जो तेलंगाना बना, तेलंगाना के जिन्होंने भी तेलंगाना की मांग की, क्या वो जिन्ना थे? क्या? राज्य की मांग करना भारत के संविधान में जायज है और भारत में आने वाले समय में कम से कम 10-15 नए राज्य बनने हैं। अब आप बताइए, अमेरिका की आबादी 20-40 करोड़ के करीब है, उससे भी कम है, और अमेरिका में 50 से ज़्यादा राज्य है, और हमारे देश की आबादी 150 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जनगणना सेंसस आएगा तो उसमें आ जाएगा। तो 150 करोड़ की आबादी पे 28 राज्य है, कहीं से भी उचित है क्या?
जितनी बिहार की जितनी आबादी है 16 करोड़ के करीब, तो बिहार की जितनी बड़ी आबादी उससे तो बड़े बड़े कई सारे देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी बिहार से ज़्यादा है, यूपी से ज़्यादा है। तो अगर आप अमेरिका की तुलना करते हैं, आपको अमेरिका बनना है डेवलपमेंट के मामले में, ग्रोथ के मामले में, शिक्षा में बेहतरी के मामले में, स्वास्थ्य में बेहतरी के मामले में, लेकिन आप चाहते हैं कि 16-16 करोड़ का बड़ा बड़ा राज्य हो। क्यों भाई, क्यों राज्य होगा बड़ा बिहार? अब बताइए आप कि हम जिस जगह पे खड़े हैं मिथिला में, मिथिला राज्य हम क्यों नहीं मांगे? क्यों हम इलाज करवाने के लिए 250 किलोमीटर दूर पटना जाए? क्यों पूर्णिया के लोग पटना जाकर इलाज करवाएंगे? क्यों पूर्णिया के लोग पटना जाके केस लड़ेंगे हाईकोर्ट में? हम चाहते हैं कि हमारा अलग राज्य बने, हमारे आसपास ही राजधानी हो और वहीं हम जाएंगे, वहीं इलाज करवाएंगे। आज क्या नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि हम बिहार में ऐसी सड़कें बना देंगे कि 5 घंटा में आप पटना पहुंच जाएंगे। अरे भाई, हमें पटना नहीं जाना है, हमें हमारे जिला में, हमें हमारे दरभंगा में, हमें हमारे पूर्णिया में, हमें हमारे सहरसा में सही शिक्षा चाहिए, सही इलाज चाहिए, सही से विकास चाहिए। इसलिए हम अलग राज्य की मांग करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह कहा गया है कि पटना के लोग एक साल में 1,31,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन वही दरभंगा के लोग 30,000 रुपया कमाते हैं, मधुबनी के लोग 20,000 रुपया कमाते हैं, मधेपुरा सहरसा के लोग 20-22,000 रुपया कमाते हैं। तो कहाँ पटना के लोग 1,31,000 रुपया कमाते हैं और कहाँ हम लोग 20-22,000 रुपया कमाते हैं? तो इतना भेदभाव क्यों है, इतना अंतर क्यों है? इस विसंगति को समाप्त करने के लिए हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं कि भैया, आपसे बिहार संभाला नहीं गया और बिहार राज्य में रहकर हमारा नुकसान ही हुआ है। जिस कैंपस में हम आज हैं, जिस कैंपस में हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या इस कैंपस में विश्वविद्यालय होना चाहिए? आप देखिए, बिल्डिंग को देखिए, क्या इस बिल्डिंग में विश्वविद्यालय होना चाहिए? इसको हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए ताकि पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पे घूमने आ सके। तो आप जिस जगह को आपको टूरिस्ट पैलेस बनाना चाहिए, उस जगह को आपने क्या कर दिया, विश्वविद्यालय बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि बिहार सरकार के पास मिथिला के विकास के लिए कोई विजन नहीं है और वो चाहती भी नहीं है कि मिथिला का विकास हो। इसीलिए इतने बड़े बड़े भवन में, हेरिटेज साइट में, इतने बड़े ऐतिहासिक इमारत में आज यूनिवर्सिटी चल रहा है, जबकि इसे हेरिटेज साइट बनाकर, इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाकर यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है और लाखों लोग यहाँ पे, लाखों लोग, अभी तो हजारों लोग आते हैं वैसे भी, लेकिन अगर सही से इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाएगा तो पूरे बिहार से नहीं, देश से लाखों लोग यहाँ पे घूमने आएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि बिहार में रहकर हमारा विकास नहीं होने वाला है, इसलिए हम अलग राज्य की मांग करते हैं। और अगर हम जिन्ना हैं, अगर हम देश तोड़ने की बात करते हैं, तो बिहार सरकार और नीतीश कुमार को मैं चुनौती देता हूं, भारत सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर हम गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, अगर हम देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, तो हमें गिरफ्तार करके दिखाए। चुनौती है उनको कि राज्य मांगना अगर अपराध है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें मिथिला राज्य चाहिए, बिहार में हमें नहीं रहना है, बिहार एक फेक राज्य है, फॉल्स राज्य है और बिहारी हम लोग नहीं, ये खुलेआम हम लोग कहते हैं कि हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। और अगर ये कहना अपराध है तो कहे, गिरफ्तार करके दिखाए। हिम्मत है तो गिरफ्तार करें नीतीश कुमार, हिम्मत है तो भारत सरकार गिरफ्तार करे हमें। वो नहीं कर सकती है गिरफ्तार, क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है और संविधान ने अगर आपको जो अधिकार दिया है और उस अधिकार के लिए आप लड़ते हैं, तो कहीं से भी आप जिन्ना नहीं कहलाएंगे, बल्कि क्रांतिकारी कहलाएंगे, संघर्ष करने वाले कहलाएंगे। आप दरभंगा और मधुबनी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, किन किन जिलों को और जोड़ने के बाद आप मिथिला राज्य को बनाने की कोशिश में? अरे दरभंगा मधुबनी के लोग ज़्यादा, पूर्णिया के लोग भी जुड़े हुए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग हम लोगों ने किया था, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आंदोलन किया था और बहुत ही अच्छा आंदोलन हुआ और पूर्णिया एयरपोर्ट बनने भी वाला है। उड़ान योजना में उसे शामिल भी कर लिया गया है। तो सहरसा के लोग जुड़े हुए हैं, सीतामढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं, समस्तीपुर के लोग जुड़े हुए हैं, सुपौल है, मधेपुरा है, किशनगंज है, कटिहार है, शिवहर है, सीतामढ़ी है। तो पूरे मिथिला के लोग जुड़े हुए हैं। उत्तर बिहार, जो नॉर्थ बिहार जिसे कहा जाता है, पूरे उत्तर बिहार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और पूरा जो हमारा है 24 जिला जो है बिहार का है, पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण तक, और 6 जिला झारखंड जो है ऐतिहासिक रूप से मिथिला भूभाग रहा है। 29 जिलों को मिलाकर हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर आप मिथिला राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर राज्य चलेगा कैसे, रोजगार कैसे आएगी? क्योंकि मिथिला में ऐसा कुछ तो है नहीं कि आप रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे, ना शिक्षा की व्यवस्था है। क्या आप कैसे राज्य की बात कर रहे हैं? बात तो आपने सही कहा, मिथिला में कुछ नहीं है, लेकिन यह समझना होगा कि मिथिला में हमेशा से ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं कि मिथिला राज्य बनने के बाद राज्य कैसे चलेगा? आपको लग रहा है कि मिथिला में कुछ है ही नहीं। मिथिला एक जो है ऐसा अभी जो आज की जो स्थिति है, मिथिला जो है मजदूर सप्लाई जोन बन चुका है। यहाँ से जनसाधारण, जनशताब्दी और जननायक जैसी ट्रेनें चलती है और हम लोग दिल्ली मुंबई जाके पलायन करते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले, मैं ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रहा, 100 साल पहले आप जाइए, मिथिला में 20 चीनी मिल था।
भारत में 40%, भारत में अगर 100 केजी चीनी उत्पादन होता था तो 40% मिथिला में उसका उत्पादन होता था। मतलब 40% चीनी का उत्पादन हम करते थे मिथिला में। अब जिस दरभंगा में अभी है वहाँ पे 3-3 चीनी मिल था, दरभंगा मधुबनी में सकरी चीनी मिल था, रैयाम चीनी मिल था, लोहट चीनी मिल था, बगल में अशोक पेपर मिल था, इसके बाद मधुबनी में पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया था। अब पूर्णिया में कहें तो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल बनमक्खी चीनी मिल था, सहरसा में पेपर मिल था, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल था, हसनपुर में जो है समस्तीपुर के हसनपुर में चीनी मिल था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से कुछ साल पहले मिथिला में चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था, यहाँ पे कल कारखाना था और यहाँ पे लोगों को, यहीं पे रह के लोगों को रोजगार मिलता था। और पंजाब से आप देखेंगे कि दरभंगा में या हमारे दरभंगा में कुछ पंजाबी बसे हुए हैं, तो वो पंजाबी पंजाब छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? मारवाड़ी राजस्थान से, हमारे दरभंगा में मारवाड़ी बसे हुए, मारवाड़ी राजस्थान से यहाँ पे क्यों आए? दरभंगा की बात नहीं कर रहा, पूर्णिया जाइए, सहरसा जाइए, सुपौल जाइए, मधेपुरा जाइए, मिथिला के जितने भी जिले जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि मारवाड़ी राजस्थानी, मतलब मारवाड़ी राजस्थान से आकर बसे हैं, पंजाबी पंजाब से आकर बसे हैं। क्यों बसे हैं? क्योंकि उस जमाने में, उस समय हमारा क्षेत्र विकसित था और वो रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे आए और यहाँ पे आके बस गए। राजस्थान में रेगिस्तान था, पंजाब में कुछ था नहीं, हरित क्रांति आया नहीं था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया नहीं था, तो यहाँ पे चीनी मिल था, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला और वो अपने अपने प्रदेश से पलायन करके जो काम अभी हम कर रहे हैं वो काम उन्होंने आज से 100 साल पहले किया था। मतलब एक जमाने में हम लोग यहाँ पे लोगों को रोजगार देते थे। तो अगर हम उसी चीनी मिल को चालू कर दे, चीनी मिल क्यों चालू हुआ है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मालूम है कि बाढ़ होता है और यहाँ में गन्ना एक ऐसा फसल है जो बाढ़ में, थोड़ी पानी में भी गन्ना का फसल सर्वाइव कर सकता है, बाढ़ सुखाड़ में भी। तो इसीलिए यहाँ पे चीनी मिल चालू हुआ था। जूट मिल था, क्योंकि आप जाएंगे पूर्णिया, कटिहार शहर, वहाँ पे बहुत जूट का जो है अभी भी बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे खेती होता है, उत्पादन होता है। तो अगर मखाना जो है, अगर मखाना का सही तरीके से, मालूम मखाना की कितनी डिमांड है, लेकिन सही तरीके से अगर मखाना में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, मखाना को सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो मखाना से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब मखाना की बात, आम के मामले में बिहार में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन कहाँ पे होता है? हमारे दरभंगा में होता है। तो यहाँ पे लेकिन माजा कहाँ पे बनेगा, फ्रूटी कहाँ पे बनेगा? कहीं अन्य राज्य में, उत्तराखंड में बनेगा या किसी अन्य राज्य में। तो अगर फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाया जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए तो उससे ही रोजगार दे सकते हैं। मक्का की खेती कहाँ पे होती है? किशनगंज, कटिहार में होता है, लेकिन वहाँ पे आपको मालूम है वहाँ पे उसको प्रोसेस करने के लिए एक भी फूड पार्क नहीं है। तो अगर हम खेती, एग्रीकल्चर के मामले में सही से अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अब आते हैं हम, आप कहते हैं कि विकास कैसे होगा, क्योंकि आपके पास, आपको ये लगता है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है ना, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये लगता होगा कि भाई नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो यहाँ पे विकास कैसे होगा। तो आप देखिए, आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स किसके पास है? तो अफ्रीका के पास है। उसके पास पहाड़ है, पर्वत है, मिनरल्स है, माइंस हैं, गोल्ड है, डायमंड्स है, सब कुछ है। लेकिन आप देखेंगे डेवलपमेंट के मामले में तो दुनिया में सबसे पिछड़े देश अगर कहीं है तो अफ्रीका में है। तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि नेचुरल रिसोर्स से किसी भी देश का सिर्फ विकास नहीं होता है। सबसे कम नेचुरल रिसोर्स किसके पास है? इजराइल के पास है। जापान के पास भी आप देखिएगा नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी वो आज डेवलप्ड नेशन में है। तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन से बड़ा कोई रिसोर्स है नहीं। और अगर आप सही तरीके से मानव संसाधन का उपयोग करते हैं तो आप दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री में शामिल हो सकते हैं। अब हमारे पास तो है, वो तो है, मानव रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। मानव रिसोर्स में भी 3 तरह के रिसोर्स होते हैं, एक स्किल्ड होता है, एक सेमी स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। अनस्किल्ड मतलब मजदूर हो गए, स्किल्ड मतलब जो हाई प्रोफेशनल जो है हमारे। तो अब बताइए, मिथिला के लोग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी आईटी कंपनी है, वहाँ पे कौन है मिथिला के लोग? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको मैथिल कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपने भी अनुभव किया होगा। तो मिथिला के लोग दिल्ली, मुंबई से लेकर अमेरिका, कनाडा तक फैले हुए हैं। अगर उस रिसोर्स का हम सही तरीके से उपयोग कर लें तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप कहते हैं एजुकेशन की सुविधा नहीं है, अरे यही मिथिला है ना। इसी मिथिला के सहरसा जिले के मंडन मिश्र और भारती हुई ना, जिन्होंने शंकराचार्य को परास्त किया था विद्युता के मामले में। इसी मिथिला ने परास्त किया था ना, कि शंकराचार्य को कहाँ पराजय मिली थी? शंकराचार्य पूरे भारत में जीत कर आए हैं और कहाँ परास्त हुए? मिथिला में परास्त किया गया ना। और किसने परास्त किया? भारती ने किया, मतलब एक महिला ने। उस जमाने में सोचिए, आज से 1000 साल पहले सोचिए कि मिथिला की महिला इतनी पढ़ी लिखी थी कि शंकराचार्य जैसे विद्वान को उन्होंने हरा दिया था तर्क में। यही मिथिला है ना, जहां जिस मिथिला ने बौद्ध धर्म को रोकने का काम किया। उदयनाचार्य जो है, उन्होंने क्या किया? तर्क शास्त्र से बौद्ध धर्म जो तेजी से फैल रहा था उसे रोक दिया था।
उसके विस्तार को रोका था उन्होंने। तो इस मिथिला में हमेशा से विद्वता रहा है, हमेशा से यहाँ विद्वान लोग होते आए हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें पढ़ने के लिए पंजाब, हरियाणा और कहीं कहीं पलायन करना पड़ रहा है। अगर हम उस ब्रेन ड्रोन को रोक दे, हम उस पलायन को रोक दे, अगर हम सही से यूनिवर्सिटी बनाकर सही शिक्षा उन्हें उपलब्ध करवाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर तो होंगे ही होंगे, साथ साथ कई लोगों को, कई बाहर के राज्य के लोग भी हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मानव संसाधन का सही से उपयोग किया जाए, और कल कारखाना की बात तो मैंने किया ही है कि दो ही सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग, दो सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में मैंने आपको बताया ही कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है, क्योंकि हेल्थ के लिए हम जाते हैं दिल्ली इलाज करवाने के लिए, उसमें हेल्थ में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे अच्छे अस्पताल बनाने हैं। अच्छे अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो डॉक्टर यहाँ पे आ ही जाएंगे। मिथिला के लोग ही कहीं ना कहीं नॉर्वे तक मिथिला के लोग जाके काम करते हैं, वही लोग यहाँ पे आ जाएंगे काम करने के लिए। और जब अच्छे अस्पताल बनेंगे तो कहीं ना कहीं लोग दिल्ली जाना बंद कर देंगे। अभी हमारे यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो दिल्ली जाकर इलाज करवाते हैं, दिल्ली के लोगों को रोज़गार देते हैं। हमारे यहाँ के लोग पढ़ने पंजाब जाते हैं, वहाँ पे 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करते हैं, पंजाब के लोगों को रोज़गार देते हैं। अगर यही व्यवस्था हम मिथिला में करवा दे तो सर्विस सेक्टर में भी तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था जो है और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहीं हो जाए, नॉर्वे में लोग रह रहे हैं और तमाम देशों में रह रहे हैं और भारत के भी तमाम राज्यों में लोग रह रहे हैं, तो ये तो पूरे बिहार से पलायन हो रहा है ना, बात मिथिला की तो है नहीं यहाँ पर। देखिए मिथिला के लोग और बिहार में, अब देखिए बिहार में 3 संस्कृतियाँ हैं, और आप देखें कल्चरली मिथिला के लोग सबसे आगे हैं। आप मगध और भोजपुर कल्चर के मामले में आप अगर देखेंगे, आप माने या ना माने सब मानते हैं, कल्चर के मामले में मिथिला इन तीनों संस्कृतियां से सबसे आगे है। सबकी संस्कृति अच्छी है लेकिन हम सबसे बेस्ट हैं, और ये कहने में हमें कोई हर्ज भी नहीं है। मिथिला के लोग सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मिथिला के लोग सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, दिल्ली में या कहीं भी आप विदेश में जाइए, भोजपुरी या मगध के नाम पे कितना कल्चरल इवेंट होता है, लेकिन अभी भी मिथिला के लोगों ने मिथिला की संस्कृति को बचाया हुआ है। आप दिल्ली के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी कोना में चले जाइए, वहाँ पे सामा चकेबा का आयोजन होता है, वहाँ पे विद्यापति समारोह का आयोजन होता है, वहाँ पे मिथिला के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो मिथिला के लोग अपने कल्चर से, अपने रूट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और अगर मिथिला के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हम अवेलेबल करवा दें कि आपके क्षेत्र में रहकर ही आपको रोज़गार मिलेगा, आपकी अपनी सरकार बन गई है, तो मिथिला के लोग यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। मिथिला के लोगों का जो मिथिला प्रेम है वो अभी भी बरकरार है। अब बिहार से मिथिला की तुलना नहीं कर सकते हैं, हम उनसे अलग हैं, हर मामले में अलग हैं, कल्चर के मामले में अलग हैं, लैंग्वेज के मामले में अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं, हमारी थिंकिंग अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका अलग है, हमारा भोजन सब कुछ अलग है। तो हमें ऐसा कहीं लगता है कि अगर मिथिला राज्य का निर्माण होगा तो एक पॉजिटिविटी आएगी। अभी बिहार के नाम से बिहार का मतलब क्या होता है, जैसे बिहारी सुनते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि ट्रेन के शौचालय में बैठ कर जाने वाले लोग, बिहारी का मतलब यही लगाया जा रहा है। लेकिन जहाँ मिथिला की बात होती है, मैथिली की बात होती है, तो वो अलग इमेज आ जाता है कि सीता की भूमि के लोग हैं, एक मीठी बोली बोलने वाले लोग हैं, शांत स्वभाव वाले लोग हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर अलग मिथिला राज्य बना और हमारा जो विजन है उसे अगर हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया तो मिथिला बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी है, हमारे पास पानी है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स हमारे पास है। उसी को अगर सही से मैनेज कर देंगे तो हम डेवलप हो जाएंगे, उसी को सही से मैनेज कर देंगे। क्योंकि बाढ़, अब जब आपने नॉर्वे है, नीदरलैंड है, कंट्री है, वहाँ पे 1950 में बाढ़ आया और 1000 लोग मर गए, 1000 से ऊपर लोग मर गए। तो उन्होंने ऐसा अस्थायी समाधान किया कि उसके बाद कभी बाढ़ नहीं आया। हाँ, तो वाटर मैनेजमेंट कर दिया, जबकि वहाँ पे फ्लड जो आया था वो समुद्र के कारण आया था। तो हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमारा अलग अपना राज्य होगा, हमारी अपनी राजधानी होगी, और मान लीजिए राजधानी में पानी आ जाएगा, तो जो राजधानी में जो मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, बैठे होंगे, उनको ऐसा योजना बनाना पड़ेगा, अस्थायी योजना बनाना पड़ेगा, ताकि बाढ़ का जो है स्थायी समाधान हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे भारत में कोई ऐसी राजधानी नहीं है जो बाढ़ के पानी में डूबी रहती है। कहाँ होगी आपकी राजधानी? देखिए राजधानी कहाँ होगी, अच्छा सवाल है। कई लोगों को लगता है कि दरभंगा राजधानी होगी, ऐसी बात नहीं है। राजधानी कहाँ होगी ये तो राज्य बनने के बाद फैसला होगा ना, राज्य बनने के बाद फैसला होगा। और राज्य बनेगा, राज्य में 100 विधायक होंगे, कम से कम 100 विधायक होंगे। वो 100 विधायक बैठेंगे, वो फैसला लेंगे राजधानी कहाँ बनेगा, दरभंगा बनेगा या समस्तीपुर बनेगा या बेगूसराय बनेगा या पूर्णिया बनेगा या कटिहार बनेगा। उनको जहाँ बनाना होगा वो बना देंगे। हम आप तो नहीं बना सकते हैं ना राजधानी। तो आपको मालूम है कि लिस्ट राज्य भी बनेगा, संसद पास करेगी तब बनेगा, और राजधानी जब विधानसभा प्रस्ताव जो पास करेगी तब बनेगा। तो हमारे हाथ में है नहीं, कहीं भी बन सकता है। मिथिला राज्य बनाने की जब बात होती है तो सबसे आगे MSU खड़ा दिखता है।
एमएसयू के साथ और भी कोई संगठन है क्या जो मिथिला राज्य की मांग में जुटा है? आपने देखा होगा दिल्ली में इस बार आंदोलन हुआ था, तो एमएसयू छात्रों का संगठन है। और आपको मालूम है कि कोई भी आंदोलन हो, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे तेलंगाना आंदोलन हो, चाहे झारखंड बनाने का आंदोलन हो, हमेशा छात्रों ने इसे लीड किया है। और आप दिल्ली में हम लोगों ने 21 अगस्त को आंदोलन किया था, तो आप उसमें हर संगठन, हर दल के लोग उस समय थे शामिल उस आंदोलन में। भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, जितने भी दल के लोग थे वो दिल्ली के हमारे आंदोलन में आए हुए थे। जितने भी संगठन के लोग थे वो हमारे आंदोलन में आए हुए थे। आए हुए थे दो कारणों से, या तो देखने आए थे या अब साथ निभाने आए थे, क्या करने आए थे? देखिए, देखने तो आए नहीं थे, वो साथ निभाने आए थे। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कोई सर्कस तो हो नहीं रहा था कि देखने आएंगे अपना काम वाम छोड़ के, तो वो साथ निभाने आए थे। उन सबको ऐसा लगता है कि मिथिला राज्य बनना चाहिए। उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण वो अलग अलग दल में है। जिस दिन हमारा आंदोलन मजबूत होगा, वो दल को तिलांजलि देकर इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे। और उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि जितनी संख्या छात्रों की थी, उससे अधिक संख्या हमारे अभिभावक थे, महिलाएं थी। तो हर दल, हर वर्ग, हर जात, हर जमात का समर्थन हमें हासिल है। हर दल के लोग हमारे साथ हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अनूप मैथिल जी और उदय जी, एमएसयू से दोनों लोग हैं। और इन लोगों की मांग है कि मिथिला को जो है अलग राज्य बना दिया जाए, और मिथिला की जो भूमिका रही है पूरे देश में, और मिथिला का जो विकास था पहले, उसको जो मिट्टी में मिला दिया गया, उसको मजबूत करने की फिर से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं हुआ मंझा, आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया, कैमरा संभाल रहे हैं शुभम।